हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज नीतीश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस, जहां पर हम आज क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं। तो साइंस पढ़ने से पहले हम साइंस का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं और ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं साइंस को। ठीक है, तो आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक, तो आप लोग को ये तो जरूर पता होगा कि जो आपका विज्ञान बुक है उसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी जो है सब साइंस का एक ही बुक में है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे क्लास में जाओगे तो ये सब सेपरेट हो जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। लेकिन अभी फिलहाल 10th में आपका ये तीनों जो है साइंस का ही ब्रांच है, तीनों केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, लेकिन तीनों क्या है, एक ही बुक में है। तो आपका जो तीनों एक ही बुक में है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी का और कैसे पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो ये पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम है आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। उसी प्रकार आपका केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उसी प्रकार बायोलॉजी का है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसी प्रकार आपका तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। फिर बायोलॉजी में जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आपका ये केमिस्ट्री का है। उसी अनुवांशिकता एवं विकास। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये आपका बायोलॉजी हो गया। उसी प्रकार आपका चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, फिजिक्स में। 5 चैप्टर आपका तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, आपका 4 ही चैप्टर है बायोलॉजी में। और फिजिक्स में आपका है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका फिजिक्स है। तो टोटल आपके केमिस्ट्री के कितने हो जाते हैं, 5, बायोलॉजी के 4 एंड फिजिक्स के 5, यानी टोटल 14 चैप्टर होंगे। टोटल कितने हो गए, 14 चैप्टर, 14 चैप्टर होंगे। और 2 चैप्टर है, एक आवर इन्वायरमेंट है एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपका एक और चैप्टर है। ठीक है ना, 2 और चैप्टर है, मतलब टोटल 16 चैप्टर है आपके साइंस के बुक में। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ने वाले कि अगर एक चैप्टर हम केमिस्ट्री का पढ़ते हैं, अगर एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ते हैं तो एक चैप्टर हम बायोलॉजी का पढ़ेंगे, और अगर एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ लेंगे तो फिर एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मतलब अगर एक पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ लिए केमिस्ट्री में, तो उसके बाद तुरंत अम्ल, क्षारक, लवण नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक बायोलॉजी का पढ़ लेंगे, उसके बाद एक फिजिक्स का पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या है, इसे समझने का कोशिश करते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर क्या है ये। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेडिंग लग चुका है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, यही आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके समीकरण क्या हैं, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। ये भाई है क्या रासायनिक अभिक्रिया, किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? तो इसको जानने से पहले हम एक चीज, आप बहुत सारा, मतलब आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, आप दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को देखते होंगे, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया को देखते होंगे, लेकिन आप पढ़े नहीं हो तो इसलिए आपको पता नहीं है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या। लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है।
रासायनिक अभिक्रिया एक तरह से चेंज है। चेंज, जब किसी चीज में चेंज आता है, उस चेंज की वजह से अगर कोई नया चीज बनता है तो वही तो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, वो चाहे फिर केमिकल चेंज हो या फिर फिजिकल चेंज हो। और ये चीज आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप पिछले पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पीछे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो नहीं पढ़े होंगे तो फिर से हम बता देंगे यहाँ पे कि आखिर फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, रासायनिक अभिक्रिया हम अभी क्या बोले, यही ना बोले कि जब किसी भी चीज में चेंज हो जाता है और उससे कोई नया चीज बन जाता है, नया नया गुणधर्म वाला अगर पदार्थ बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया हो गया उसमें। तो हम रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा से कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी तुरंत हम बताएं कि ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कैसे परिवर्तन भाई, तो वो परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन भी हो या फिर रासायनिक परिवर्तन भी हो, यानी फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। फिजिकल चेंज करने का मतलब, तो जब फिजिकल चेंज होगा तो क्या होगा, नए गुणधर्म वाले भी पदार्थ बनेंगे, लेकिन वो फिर से वो उस रूप में आ सकता है। जो पदार्थ चेंज हुआ है किसी रूप में फिजिकल चेंज की वजह से, तो वो फिर वापस उसी रूप में आ सकता है। तो उस तरह के पदार्थ को हम फिजिकल चेंज में कहते हैं। ठीक है, और जब कोई पदार्थ जब केमिकल चेंज कर जाता है तो उसके बाद वो वापस उसी रूप में वापस नहीं आ पाता है, तो उस तरह की चीज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जांपल में आप देख रहे होंगे दूध से दही का बनना। अगर दूध से एक बार दही बन जाता है तो ये किस तरह का चेंज है, तो केमिकल चेंज है। दूध से क्या बन गया, दही बन गया भाई। तो दूध से दही बन गया तो यानी क्या क्या चेंजिंग आया, दूध था पहले, क्या बन गया, दही बन गया। तो इसमें क्या हो गया, केमिकल चेंजिंग आया। केमिकल चेंजिंग क्यों आया, क्योंकि फिर से दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं, वापस उसको उसी रूप में नहीं ला सकते, तो इसलिए केमिकल चेंज हो गया। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर एक बार उसको चेंज कर दिया तो फिर से वापस उसको उसी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे क्या हो जाता है, पानी से बर्फ बना दिए, पानी से क्या बना दिए, बर्फ बना दिए, तो उसका फिजिकली चेंज हुआ। ठीक है, वो पहले लिक्विड था तो ठोस बन गया। अब पानी से बर्फ ले, फिर बर्फ से पानी बना सकते हो, वो बर्फ ठंडा हो जाएगा तो फिर से पानी बन जाएगा। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में उसी रूप में उसको वापस नहीं ला सकते। तो वही बोला कि ऐसे परिवर्तन जिससे, मैंने ऐसे परिवर्तन ने समझ रहे हो ना, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के परिवर्तन जिससे नए गुणधर्म वाले, और जब वो परिवर्तन होता है तो क्या होता है, नया गुणधर्म वाला एक पदार्थ बनता है, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब चेंज को ही हम क्या बोलेंगे, चेंज को ही हम क्या बोल देंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। वो चेंज चाहे फिजिकल हो या फिर केमिकल हो। तो इतना बात समझ में आया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे श्वसन, श्वसन भी एक एग्जाम्पल है, हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, दूध से दही बनना अभी तुरंत बता दिए, पानी से बर्फ बनना, तो ये सब क्या है, ये सब तो रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल में आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। फिर आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और भी बहुत सारा लिख सकते हो आप, इसी तरह से बहुत सारा। ठीक है, तो आप अपना सोच के और भी बहुत सारे लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे एक फेमस आपका क्रियाकलाप भी दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड आपके बुक में।
ठीक है, वो क्रियाकलाप आप वो एग्जाम में भी लगभग पूछ ही देता है हर समय, ठीक है। तो वो क्रियाकलाप क्या है, तो क्रियाकलाप यही है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाते हैं तो उस मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, वो श्वेत श्वेत लौह के साथ जल के और मैग्नीशियम चूर्ण का निर्माण करता है। जो मैग्नीशियम चूर्ण क्या कहलाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, तो इस तरह का बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यही था आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको समझ में आया ना कि किसी भी प्रकार का अगर चेंज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो चेंज हो और उससे जब नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको ये टोटली फाइनल समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, आप घरेलू एग्जाम्पल ले सकते हो या फिर जो केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल होता है, मैग्नीशियम वाला भी जो बताया भी, ठीक है, उस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो फाइनली आपको ये सब चीज समझ में आ गया हो, तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे का टॉपिक्स लिखते हैं कि क्या है। तो आप लोग देख लिए कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो जो भाग लेते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट जो भी पदार्थ भाग लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक्स क्या है, अभिकारक क्या है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। ये क्या है भाई, अभिकारक क्या है, तो अभिकारक तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, वैसे पदार्थ, ठीक है। तो उस तरह के पदार्थ जो क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है यानी जो चेंज होता है, परिवर्तन, ठीक है, उसमें जो भाग लेते हैं, जो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में दहन करते हैं तो क्या बनता है, श्वेत लौह के साथ वो एक चूर्ण का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ले लिए, Mg+O2 जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। तो ये जो बनाया आपका, तो ये जो पदार्थ जो है ये दोनों देख रहे हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या ले रहे हैं, इस अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इन दोनों के वजह से ही क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये यहाँ पर जो ये हुए वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में जिंक प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप जिंक है, ठीक है, जिंक, और यहाँ पे क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में आप जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जिंक हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बना रहा है, जिंक ZnSO4 यानी क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, ठीक है, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है बाहर, ठीक है। तो आप देख लिए, तो यहाँ पर ये दोनों जो क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और इसी के फलस्वरूप ये बन रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये सब भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो आप देख चुके हैं, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो अभिकारक तो हो गया,
तो अब इसी में आगे देख लो, अभिकारक के बाद क्या है, तो अभिकारक के बाद उत्पाद, क्या उत्पाद, प्रोडक्ट। तो जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो पदार्थ बन रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, उत्पाद कर देंगे। यानी देखो Mg और O2 दोनों क्या बन रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो श्वेत चूर्ण के रूप में बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो उसको भी देख लेते हैं अभी फिर से। तो अगला टॉपिक है उत्पाद, मीन्स प्रोडक्ट। ये आखिर है क्या, तो अभी भी हम पीछे बताए हैं थोड़ा सा, लेकिन चलो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि ये है क्या। तो प्रोडक्ट है क्या, तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो वही वाला एग्जाम्पल, Mg प्लस O2 बनाएगा MgO, ठीक है, MgO बनाएगा आपका। तो आप एग्जाम्पल के रूप में वही ले सकते हैं जो हम आपको पिछला एग्जाम्पल में लिए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये तो आपको पता ही है कि ये अभिकारक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। अब ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ये दोनों भाग लेकर अभिक्रिया करके जो नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाएगा वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप बना। तो वही चीज लिखा हुआ, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा उत्पाद। और हम आपको बताए भी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ था, दोनों क्या किया, अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करके क्या बनाया, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया। यहाँ पर तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ ही, तो ये क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। और जो भाग लिया वो क्या कहलाया, अभिकारक कहलाया, ठीक है। उसके फलस्वरूप जो बना वो क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। तो समझ में आ गया। तो उत्पाद ये हो गया, अभिकारक ये हो गया, और ये दोनों क्या कहलाए, ये टोटल पूरा जो देख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये पूरा टोटल क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। तो आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, और देख लीजिए हम इरेज तो कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके और इन सबको क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। और देखिए हम बहुत ही आसान शब्दों में ये सब चीज को लिखवा दे रहे हैं, कोई लेंदी वर्ड्स नहीं है, एकदम इजी वर्ड में और छोटा छोटा डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और अपना नोट्स कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद समझ गया। तो अब देखो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख लिया, अभिकारक देख लिया, उत्पाद देख लिए, अब एक इसी में था समीकरण। तो देखो बाबू ये जो समीकरण है, ठीक है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, समीकरण के रूप में निरूपित करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी रासायनिक समीकरण, ठीक है। मैंने रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख देना, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। बहुत इजी है, ठीक है। तो लिखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो क्या हम बोले अभी, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या मतलब
क्या हम बोले कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे भाई? तो देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके बीच में एक एरो का निशान होता है, तीर होता है। क्या क्या होता है? तो अभिकारक होता है, एक तरफ क्या होता है एक तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है, एक तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है, बीच में एरो का साइन होता है, दूसरा तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। तो ये एक समीकरण के रूप में लिखा गया। तो यही तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर दिए, समीकरण के रूप में लिख दिए, तो वही क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तो एक होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है सूत्र समीकरण। अगर शब्द के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख दिया तो वो क्या कहला जाएगा, शब्द समीकरण। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर सूत्र के रूप में लिख दिए, ठीक है, तो क्या कहला जाएगा, सूत्र समीकरण कहला जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि शब्द समीकरण क्या है और सूत्र समीकरण क्या है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, समीकरण के रूप में वही लिख देते हैं, जैसे Mg प्लस O2, ये अभिकारक हो गया। या फिर कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि एक ही एग्जाम्पल बार बार लेते हैं। ठीक है, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस Cl बना दिया क्या, NaCl। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। देखो, ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया, अभिकारक, ये क्या हो गया, उत्पाद। ठीक है, बीच में एरो का साइन हो गया और ये इसको ऐसे लिख दिया, तो यही तो क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। ठीक है, तो अभी हम तुरंत बताए कि रासायनिक समीकरण भी दो तरह से लिख सकते हैं, एक शब्द समीकरण, एक सूत्र समीकरण। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सूत्र समीकरण है। इसी को अगर शब्द में, जैसे Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, एरो का साइन, फिर ये क्या टोटल हुआ, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हिंदी में हम जो लिख दिए उसको क्या हो गया, शब्द समीकरण। इसी को हम सूत्र लिख दें, सोडियम को Na बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं, तो यही सूत्र हो गया, सूत्र समीकरण। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं और वीडियो को पॉज करके आप ये सब चीज नोट अपने कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में भी ये सब चीजें ध्यान में रहे। नहीं तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ वीडियो देखिएगा फिर भूल जाइएगा। इससे अच्छा है कि नोट कीजिए और उसको याद कर लीजिए, अच्छे से सारा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक ना। तो अगला क्या है, रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका है शब्द समीकरण, आपका दूसरा तरीका है सूत्र समीकरण। ये शब्द समीकरण है क्या, तो यहां पे लिख देते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में निरूपित करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में निरूपित करते हैं तो इस तरह के समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सूत्र समीकरण। क्या हो गया, ऐसे ही लिख लेता है सूत्र समीकरण को भी इधर भी। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों के आधार पर लिखना सूत्र समीकरण कहलाता है।
ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में निरूपित करते हैं तो इस तरह के समीकरण को क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम क्या करते हैं उनके शब्द के रूप में, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये शब्द के रूप में अगर लिख के अगर हम उसको क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, तो क्या कहलाएगा वो, उस तरह का समीकरण को हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है। जब उसी चीज को हम क्या करेंगे, सूत्र के रूप में, जब उसी चीज को हम क्या करेंगे, सूत्र के रूप में दर्शाएंगे। किस रूप में, सूत्र के रूप में दर्शाएंगे। उनके सूत्रों को, जैसे मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 के रूप में और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के रूप में दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, ऊपर देखो, ऊपर लिख देता है। ठीक है। जैसे अभी Na का क्या लिखेंगे, सोडियम। ठीक है। सोडियम प्लस का चिन्ह देंगे, क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोरीन, बीच में डैश हो जाएगा और ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये शब्द के रूप में हो गया, देखो सोडियम प्लस क्लोरीन, तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर हम समीकरण को लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। और जब इसी चीज को हम क्या कर देंगे, Na प्लस Cl, इसका सूत्र लिख दिए Na प्लस Cl, और ये क्या बनाया, NaCl, तो ये क्या कहला जाएगा, सूत्र समीकरण। तो आप समझ गए होंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो आपको अच्छी तरह से सब समीकरण और सूत्र समीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। और आज तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, सिलेबस समझाने में लग गए, तो थोड़ा कम ही पढ़ पाया, लेकिन अगले दिन से और भी ज़्यादा अच्छे से इस सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है आप लोगों को कहीं पर भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 मेंशन कीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। और अगर आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को, हमारे NB क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।